डोडो टीवी। एक घर में एक औरत और एक लड़की की लाश बड़ी बुरी हालात में पड़ी थी। मरने वालों ने इन लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था। लड़की के साथ बलात्कार भी की गई थी। वहीं मंत्री का भाई रकीब अपनी जान की भीख किसी से मांग रहा था। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। तभी एक तलवार से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। अपने भाई के मौत की खबर मंत्री जी को मिलती है। मंत्री जी तुरंत पुलिस लेकर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। प्रतापगढ़ पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफ अपने अपने काम में मसरूफ थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आता है। अरे आज सफाई वाला नहीं आया क्या? वॉशरूम कितना गंदा पड़ा है। सर पता नहीं, पांडुराम आया तो था पर पता नहीं कहाँ है। देखता हूँ किधर है। हवलदार पांडुराम को ढूंढता हुआ फिर वॉशरूम की तरफ जा पहुंचा। तभी कुछ ही समय के बाद अचानक वॉशरूम से जोर की चीखने की आवाज आई। अरे ये तो हवलदार घनश्याम की चीखने की आवाज है। तभी हांफता हुआ सफाई कर्मचारी पांडुराम भी वहां आ पहुंचा। वो काफी डरा हुआ था। उसके सिर से पसीना आ रहा था। तभी वो बोला, सर किसी ने हवलदार घनश्याम सर को बड़ी बेरहमी से मारकर उनकी हत्या कर दी है। ये सुनकर सभी दौड़ते हुए वॉशरूम में पहुंचे। वॉशरूम के फर्श पर हवलदार घनश्याम की लाश बहुत ही शत विक्षिप्त अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने मानो पूरे शरीर में छेद छेद कर दिया हो। ये देखकर सभी डर गए। उनके सिर से पसीना आने लगा। ओ बेटे, इतने साल से इस डिपार्टमेंट में हूँ, ऐसा मर्डर आज तक नहीं देखा। पर इसकी हत्या किसने करी है? ना अंदर से कोई बाहर आया और ना बाहर से कोई अंदर आया। इसका मतलब। तभी गार्ड ने इंस्पेक्टर को बीच में रोकते हुए बोला, सर इतनी बेरहमी से मारना किसी इंसान का काम तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। कुछ लोग इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ और बाकी लोग इस पुलिस स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं तो कुछ पता चलेगा। इंस्पेक्टर के साथ कई हवलदार पूरे पुलिस स्टेशन की हर एक जगह को ढूंढते हैं, पर कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। वापस सभी अपनी बैठने की जगह पर आ जाते हैं। तभी इंस्पेक्टर, अरे भाई कोई पानी पिला दो, बहुत थक गया हूँ। ओ जी साहब, अभी ले आता हूँ जी। हवलदार राय पानी लेने जाता है। तभी किचन से हवलदार राय की चीखने की आवाज आई। इंस्पेक्टर साहब के साथ साथ बाकी लोग भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किचन में पांडुराम पहले से ही मौजूद था। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून था। हवलदार राय के शरीर को कई जगह से काट दिया गया था। मैं भी किचन की ही तरफ से आ रहा था, तभी जोर से चीखने की आवाज आई। मैं दौड़ते हुए अंदर भागा तो देखा कि पांडुराम रोने लगा। अरे तूने किसी और को भी किचन में देखा था क्या? नहीं साहब, एक किचन में और कोई नहीं था। तभी गार्ड इंस्पेक्टर साहब के पास गया और उनके कान में कुछ बोलने लगा। साहब, पिछले कुछ दिन से किसी बात पर हवलदार घनश्याम सर, हवलदार राय सर और इस पांडुराम के बीच काफी अनबन भी हो रही थी। पांडुराम तो बहुत गुस्से में भी था। अच्छा, मुझे भी इस पे शक हो रहा है। आखिर हर बार सबसे पहले लाश को यही क्यों देखता है? इंस्पेक्टर साहब पांडुराम को लॉकअप में ले जाते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। अरे बहुत होगी नौटंकी तेरी, ये भी सच सच बता दे, तूने उन दोनों को क्यों मारा है? मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं उन लोगों को भला क्यों मारूंगा साहब? मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं निर्दोष हूँ। अरे तू प्यार से नहीं बताएगा? मेरी 3rd डिग्री का पता है ना, जल्दी बता दे, नहीं तो। साहब मैं कुछ नहीं जानता साहब, मुझे छोड़ दो साहब। तभी इंस्पेक्टर साहब उसका हाथ ऊपर लटकाकर उसे बांध देते हैं।
कई बार डंडे से मारने के बाद उस पर खौलता हुआ गर्म पानी डालते हैं। पांडुराम दर्द से कराहने लगता है। सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देगा। अरे कौन है वो? कुछ नहीं होगा तेरे परिवार को, तू बस उसका नाम बता दे। तभी पांडुराम कुछ बोलने को होता है कि वो बेहोश हो जाता है। अचानक पुलिस स्टेशन का हर एक सामान हवा में उड़ के एक दूसरे से टकराने लगता है। कुर्सी, टेबल सब टूट टूट कर नीचे गिरने लगते हैं। हर तरफ कागज ही कागज उड़ते रहते हैं। फिर तभी एक शैतान वहां हंसते हुए प्रकट होता है। उसकी डरावनी हंसी और चेहरा देखकर सभी डर जाते हैं। सभी पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए भागने लगते हैं। तभी पुलिस स्टेशन का गेट बंद हो जाता है। फिर वो शैतान अपनी असली रूप में आता है। इंस्पेक्टर उसे देखते ही पहचान जाता है। कालिया, तू? अरे तू तो मर चुका था। मरा नहीं था, मारा गया था मुझे। उस मंत्री के कहने पर मैं एक बात भी नहीं भूला हूं, और ना ही तुम्हारा दिया गया 3rd डिग्री टॉर्चर। बड़ा शौक है ना तुझे 3rd डिग्री का? आज वो शौक पूरा करता हूं तेरा। तभी वो सबको पकड़कर लॉकअप में ले जाता है और सबके बदन से कपड़े उतारकर उन्हें उल्टा लटकाकर बांध देता है और उन्हें बेरहमी से मारने लगता है। खौलते गर्म पानी को इंस्पेक्टर के शरीर पर डालता है। इंस्पेक्टर चिल्लाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन की घंटी बजती है। लगातार घंटी बजती रहती है। तभी कुछ देर बाद मंत्री साहब पुलिस स्टेशन के गेट को खोलकर गुस्से में अंदर आते हैं। साले इंस्पेक्टर के बच्चे, तेरी इतनी मजाल कि तुम मेरा फोन ना उठाए। आज ही तेरी वर्दी उतरवाता हूँ। तू है किधर? ओ जी मंत्री जी, इधर ही हम लोग, बचाइए हमें। वहाँ का नजारा देखकर तो मंत्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी शैतान, अच्छा हुआ तू आखिरकार यहाँ आ गया। कब से इन 4 दीवारों में कैद तेरा इंतजार कर रहा था। कालिया तू? हाँ मंत्री जी, मैं आज तुझे मारकर मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले इन पुलिस वालों को सच्चाई बता दे कि मैंने तेरे भाई को क्यों मारा था। ये बोलते हुए शैतान ने सभी पुलिस वालों को खोल दिया और मंत्री जी की ओर जाने लगा। मंत्री जी भागने लगे। तू ऐसे नहीं मानेगा। बिना 3rd डिग्री के तेरी भी जुबान नहीं खुलेगी। तभी उस शैतान ने मंत्री जी के पैर पकड़ लिए। मंत्री जी गिर गए। उसने मंत्री जी को पैरों से ही खींचते हुए लॉकअप में ले आया और उल्टा लटकाकर बांध दिया और उन पर लगातार एक बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। मंत्री जी चिल्लाने लगे। फिर उसने खौलता हुआ गर्म पानी मंत्री जी पर डालना शुरू किया। मंत्री जी मारे दर्द के कराहने लगे। बता इन पुलिस वालों को कि क्या थी सच्चाई। मैंने तेरे भाई को क्यों मारा था। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मेरे भाई ने इसकी बीवी को मारकर इसकी बेटी से बलात्कार किया था और फिर उसे भी मार दिया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए मैंने उन दोनों की हत्या का मुजरिम इसे बना दिया। ये सुन सभी पुलिस वाले उस शैतान से माफी मांगने लगे और अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगे। तुम लोग ईमानदारी से काम किया करो। तुम लोगों को तो माफ कर दूंगा, पर इस मंत्री को नहीं। इसके भाई ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। नहीं, छोड़ दो मुझे। मुझसे गलती हो गई। अरे भाई छोड़ दो मुझे। तभी उस शैतान ने अपने दांत बड़े बड़े किए और उन्हीं दांतों से मंत्री के शरीर को काट काट कर अलग अलग फेंकने लगे। मंत्री जी तड़पते तड़पते वहीं मर गए। शैतान भी वहीं से गायब हो गया। उसे मुक्ति मिल गई। पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ ने चैन की सांस ली और उस दिन से सभी ईमानदारी पूर्वक अपना काम करने लगे। धीरज अपने नानी माँ के घर किशनगढ़ गांव आया था। उसकी नानी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। पति को मरे 10 साल हो गए थे।
और बच्चे भी शहर में रहकर अपनी माँ को भूल गए थे। ऐसे में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। धीरज को जब पता चला कि नानी की तबीयत खराब है तो वो किसी और को बिना बताए ही गांव चला आया। जब धीरज ने नानी माँ को देखा तो वो बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थी। नानी माँ, देखो मैं हूँ धीरज। मुझे माफ करना, मैंने आने में देर कर दी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। धीरज डॉक्टर को लेकर आया। धीरज तुम यहीं बाहर रुको, मैं नानी माँ को देखता हूँ। ये कहकर डॉक्टर अंदर चला गया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी। नानी माँ अपना सिर डॉक्टर की उल्टी दिशा में किए हुए अंधेरे कोने की तरफ देखकर अपने में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। नानी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? धीरज ने मुझे बताया कि आप बीमार हैं। जरा देखूं तो क्या हुआ है आपको? डॉक्टर मुस्कुराता हुआ नानी माँ के पास आया। उसने नब्ज चेक करने के लिए नानी माँ का हाथ पकड़ा। नब्ज छूते ही उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ गई। उसकी मुस्कान चिंता में बदल गई। डॉक्टर घबराकर पीछे हट गया। तभी अचानक नानी माँ ने अपना सर डॉक्टर की तरफ घुमाया। डॉक्टर का डर के कारण हाल बेहाल हो गया। फिर नानी माँ डॉक्टर को देखकर मुस्कुराई। डॉक्टर तुरंत अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने लगा। बाहर खड़े धीरज ने डॉक्टर को रोकने की कोशिश की। डॉक्टर साहब रुकिए, आपने बताया नहीं मेरी नानी माँ को क्या हुआ है। वो ठीक तो हो जाएंगी ना? धीरज ने डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन डॉक्टर ने धीरज की बात का कोई जवाब नहीं दिया और घबराया हुआ वहाँ से चला गया। धीरज सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसने डॉक्टर को इतना परेशान कर दिया। धीरज ये सोचता हुआ अंदर आया। अंदर उसने देखा कि नानी माँ वापस उस अंधेरे कोने की तरफ देखे ही जा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। धीरज ने इस बात को अनदेखा कर दिया और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद धीरज नानी माँ के लिए उनके कमरे में गया। नानी माँ, देखिए मैंने आज अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है। चलिए अब जल्दी खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलिए मैं ही आपको खिलाता हूँ। जरा मेरी तरफ घूमिए। नानी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सर उस अंधेरे कोने की तरफ था। तभी नानी माँ फिर से कुछ बड़बड़ाने लगी। इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो, इसे जाने को कहो। नानी माँ, ये आप किससे बातें कर रही हैं? कौन है वहाँ? धीरज ने नानी के ऊपर से झांककर उस अंधेरे कोने की तरफ देखा। धीरज को उस अंधेरे कोने में दो आंखें किसी रोशनी की तरह चमकती हुई नजर आई। धीरज घबरा गया। वो उन आंखों को देखता ही रह गया। अचानक उन आंखों ने पलकें झपकाई। धीरज डर के मारे पीछे हट गया। तभी नानी माँ ने धीरज से कहा, बेटा खाना यहीं रख दे, मैं खुद ही खा लूंगी। धीरज ने कोई सवाल नहीं किया और खाना वहीं रखकर बाहर आ गया। धीरज ने अभी अभी जो देखा था उसे वो थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने इस बात को अपना वहम मान लिया। रात के 10 बजे थे। धीरज छत पर खड़ा अपने मोबाइल पर किसी से बातें कर रहा था। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। धीरज मोबाइल पर बात करता हुआ छत पर ही टहलने लगा। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत एक बोरी को खींचती हुई कहीं ले जा रही थी। शायद उस बोरी में कोई भारी चीज भरी हुई थी। धीरज को अंधेरे में ठीक से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी उससे वो कुछ नानी जैसी लग रही थी। धीरज भागता हुआ नीचे गया। वो जब नानी के कमरे में पहुंचा तो देखा कि नानी अपने कमरे में नहीं है। उनका खाना भी जैसे का तैसा ही रखा हुआ था। धीरज बहुत परेशान हो गया। उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो बूढ़ी औरत उसकी नानी माँ ही है। धीरज तुरंत बाहर भागा और नानी माँ को ढूंढने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन नानी कहीं नहीं दिखी। धीरज ने नानी माँ को तालाब की तरफ जाते हुए देखा, इसलिए वो उसी तरफ जाने लगा। तालाब के किनारे किनारे चलता हुआ धीरज शमशान घाट तक पहुंच गया।
उसने शमशान घाट में अपनी नानी को देखा। जब धीरज उनके पास गया तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरज ने देखा कि उसकी नानी माँ एक मरे हुए जानवर को खा रही थी। उस जानवर का खून उसके पूरे चेहरे पर लगा हुआ था और हाथ भी खून से लथपथ था। धीरज उसे देखकर बहुत डर गया। डर के मारे उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया। तभी नानी माँ एक पल के लिए धीरज की तरफ देखकर मुस्कुराई, फिर वापस किसी शैतान की तरह उस जानवर का मांस खाने लगी। धीरज घबराकर वहां से जितनी तेज हो सके भागा। भागकर वो सीधा घर आया। उसने जब फिर से नानी के कमरे में देखा तो नानी माँ अपने कमरे में बेड पर थी। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। धीरज सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। फिर अगले दिन धीरज डॉक्टर के घर गया। डॉक्टर के घर पर कुछ लोगों की भीड़ लगी थी, साथ ही कुछ पुलिस वाले भी थे। धीरज ने एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? कुछ हुआ है क्या? आपको नहीं पता क्या? डॉक्टर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी मौत हो गई है। उनकी लाश शमशान घाट में मिली। बड़ी बेरहमी से मौत हुई है उनकी। शायद किसी जानवर ने उन पर हमला किया था। उस जानवर ने डॉक्टर के शरीर को आधा खाकर वहीं छोड़ दिया। ये सुनते ही धीरज दंग रह गया। कल रात मैंने जो कुछ देखा था, कहीं वो सच तो नहीं था? कहीं नानी माँ ने ही तो डॉक्टर का खून नहीं किया है? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? नानी माँ तो चल फिर नहीं सकती, फिर वो किसी का खून कैसे कर सकती है? धीरज ने अपने आप को समझाया और घर आ गया। फिर रात के समय धीरज नानी माँ के कमरे में ही एक कुर्सी पर बैठ उन पर नजर रख रहा था। नानी माँ की आंखें बंद थी, वो सो रही थी। धीरज वहीं बैठा अपने फोन पर कुछ कर रहा था। तभी अचानक नानी माँ की आंखें खुली। वो फिर अंधेरे कोने की तरफ देखने लगी और अपने में ही कुछ बोलने लगी, मानो किसी से बात कर रही हो। धीरज का ध्यान नानी माँ पर गया। वो पास जाकर सुनने की कोशिश करने लगा कि आखिर नानी माँ किससे बात कर रही है। नानी माँ डरी हुई बोले जा रही थी, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे कुछ मत करना, मेरे पोते को छोड़ दो, उसे जाने दो। तभी उस अंधेरे से आवाज आई, वो नहीं बचेगा, उसे मरना ही होगा। धीरज बहुत घबरा गया। वो तुरंत घर से बाहर भागा। भागकर वो सीधा गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा प्रसाद जी के पास गया। बाबा, मेरी मदद कीजिए। किसी बुरी शक्ति ने मेरी नानी माँ को... बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। बाबा धीरज को वापस उसके घर में लेकर आए। जब धीरज ने अंदर देखा तो उसकी नानी माँ का शरीर काला पड़ चुका था और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। नानी मर चुकी थी। तुम्हारी नानी को मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। तुम जिसके साथ थे वो एक बुरी आत्मा थी। ये सुनकर धीरज हक्का बक्का रह गया। बाबा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर मेरी नानी मर चुकी है तो उन्होंने मुझसे बात कैसे की? बेशक उन्होंने तुमसे बात की होगी। जीने की चाहत में तुम्हारी नानी ने काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक बुरी आत्मा से प्रार्थना की कि वो उन्हें मरने के बाद भी जिंदा रखे। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी की बात मान ली और उन्हें मौत के बाद भी जिंदा रखा, लेकिन सिर्फ अपना काम करवाने के लिए। उस बुरी आत्मा ने तुम्हारी नानी के शरीर का फायदा उठाया और अपनी प्यास बुझाने के लिए लोगों को मारने लगी। लेकिन जब उसने तुम्हें मारना चाहा तो तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारी नानी माँ अपना शरीर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। धीरज को उसके हर सवाल का जवाब मिल गया था। नानी माँ के जाने का उसे बहुत दुख था, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की थी
कि नानी माँ ने मरते दम तक उसकी रक्षा की। जय किशन मात्रे पुलिस में एक बड़े अफसर थे। 2 महीने पहले वो रिटायर हो चुके थे और अपनी जवान बेटी टीना के साथ लोनावाला में एक बंगले में रहने के लिए आए थे। उनका एक बेटा भी था, श्रवण नाम था उसका। वो शहर के कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन रात को जय किशन अपनी कार से घर लौट रहे थे, तभी हाईवे पर उन्हें एक आदमी दिखा जो कि हाथ में एक झूला लिए खड़ा था। जय किशन कार रोककर उस आदमी के पास गए। वो आदमी देखने में कुछ अजीब सा था। यो भाई, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हो? झूला बेच रहा हूं साहब, आखिरी बचाए लेना है। अच्छा दिखाओ तो। जय किशन झूला खरीद कर घर ले आता। उन्हें आता देख टीना बाहर आती है। झूला देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। वाह पापा, झूला! बंगला तो हो चुका, बस एक झूले की कमी थी, आपने वो भी पूरी कर दी। चलो इसे कल सुबह गार्डन में टांगेंगे, ठीक है? हाँ चलिए, खाना रेडी है। खाना खाकर बाप बेटी सो जाते हैं। सुबह होती है। जय किशन झूले पर बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां आता है। अरे भोसले, आओ आओ। कैसे सर आप? अरे भाई हम तो ठीक है, पर ये माया रेप एंड मर्डर का केस तुम्हें सौंप कर तुम्हारी तो हालत बिगाड़ दिया ना। बात करते करते दोनों अंदर आते हैं। दोनों अंदर निकलते ही बाहर झूला अपने आप झूलने लगता है। उसकी कर कर की आवाज बड़ी खौफनाक है। अंदर सोफे पर बैठकर दोनों बातें करते। माया ही नहीं, उसके पिता की भी हत्या हुई है। हाँ मैंने पढ़ा अभी अखबार में। तभी टीना चाय लेकर आती है। हाय टीना, कैसी हो बिटिया? मैं तो ठीक हूँ अंकल, लेकिन अगर आप रात को खाने पर नहीं आए तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। अरे अरे ऐसा मत कहो बेटी, अब तो रोज आना जाना रहेगा तुम्हारे घर। ये केस निपटने तक मैं कहीं नहीं जाने वाला। हाँ सच्ची अंकल? सच्ची बच्ची, विश्वास नहीं आता तो पूछो अपने पापा से। हाँ रहने दीजिए, आप हमेशा यही कहते हैं और फिर काम होते ही भाग जाते हैं। ये तुमने खूब पहचाना बेटी। सर श्रवण कैसा है? कहाँ है अब वो? अभी पूना में इंजीनियरिंग कर रहा है, कल आने वाला है। अरे वाह, फिर तो उससे भी मिलना हो जाएगा। बहुत बड़ा हो गया होगा अब तो। हाँ उनकी ऐसी बातें चल रही होती हैं। तभी टीना खिड़की के पास जाकर बाहर गार्डन ऐसे ही देखती है। अचानक झूला जोर जोर से झूलने लगता है। टीना खिड़की से झूले को देखती रहती है। चलो सर मैं निकलता हूं, बाय बेटा। लेकिन टीना का ध्यान झूले पर ही अटका है। आधी रात में टीना का फोन बजता है। जय किशन बेडरूम में सो रहे होते हैं। हाँ रितेश, पापा सो गए? हाँ आ जाओ, मैं गार्डन हूँ। गार्डन में झूला झूल रहा है। टीना झूले की तरफ भागती है, झूले पर बैठ जाती है। थोड़ा झूलने के बाद अचानक टीना का रवैया बदल जाता है। उसके बाल खुलकर हवा में उड़ने लगते हैं। उसकी आंखें एकदम बदल जाती हैं। वो जोर जोर से झूला झूलकर हवा में उड़ने लगती है। उसकी आंखें गेट की तरफ गड़ी रहती है। बाइक से रितेश आता है। बाइक रोककर अंदर आकर टीना को देखता है और मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ता है। रितेश को देखकर झूला एकदम रुक जाता है। टीना अजीब आवाज में रितेश को पुकारती है। आओ रितेश, बैठो झूले पर, आओ। टीना डार्लिंग ये क्या मजाक है? ऐसा कहकर रितेश टीना के पास झूले की तरफ आता है तो टीना तेज झूले से उसे हवा में उड़ा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर रितेश डरता है
तेजी से बाइक लेकर भागता है। थोड़ी देर बाद बाइक स्लो करता हुआ चैन की सांस लेता है। तभी उसे मिरर में दिखता है कि झूले पर बैठी टीना उसका पीछा कर रही है। वह और तेज भागता है, लेकिन झूला तेजी से उसकी ओर आता है और टीना रितेश को हवा में उठाकर झूले के साथ अंधेरे में तेजी से निकल जाती है। दूसरे दिन टीना बिस्तर पर बेहोश लेटी है। डॉक्टर जांच करते हैं। जय किशन बड़ी टेंशन में। घबराने की बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगवा दिया है, 2 घंटे में होश आ जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? सुबह कह रही थी सर चकरा रहा है, अब देखो ऐसे बेहोश पड़ी है। डोंट वरी, यहाँ के वातावरण की आदत नहीं होगी ना, इसी वजह से ऐसा हो सकता है। आदत हो जाने पर सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और हाँ, अगर बात नहीं बनी तो अस्पताल शिफ्ट करवा देंगे। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे रिपोर्ट करते रहिए। हाँ, तभी श्रवण आता है। पापा, टीना कैसी है? वो ठीक है, जाओ डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ा। श्रवण डॉक्टर को बाहर छोड़ता है, वो गेट लगाता है। तभी झूला जोर जोर से झूलने लगता है। श्रवण झूले की ओर देखता है और अंदर टीना एकदम आंखें खोलती है, बहुत डरावनी। रात को श्रवण नींद से उठता है, बाहर गार्डन में आता है, झूले पर बैठी हुई टीना को देखता है। टीना, इतनी ठंड में क्या कर रही है तू? बीमार है तू, चल अंदर। वो टीना की तरफ बढ़ता है और अचानक झूला रुक जाता है। आओ भैया, बैठो झूले पर, आओ। ये सुनकर डर के मारे श्रवण के पैर जमीन में ही फंस जाते हैं। एकदम झूला टीना के साथ आता है, श्रवण को उठाकर आसमान के अंधेरे में खो जाता है। हॉल में जय किशन ये देखता है और ये देखकर दंग रह जाता है। सुबह होती है, सफेद कपड़े में श्रवण की लाश हॉल में रखी गई है। कुछ रिश्तेदार शोक मना रहे हैं। जय किशन इंस्पेक्टर के साथ बैठा है। एक बंद कमरे के अंदर टीना लेटी है। जरा बाहर आएंगे? जय किशन और इंस्पेक्टर गार्डन में झूले के सामने आते हैं। सर, मैंने आपको बताया नहीं, श्रवण से पहले टीना का बॉयफ्रेंड रितेश और माया के रेपिस्ट की लाश भी उसी बंगले में पाई गई है, जिसने माया और उसके बाप की हत्या कर दी थी। इसी झूले पर ये सारी लाशें टंगी थी। कल रात आपने जो देखा, इससे तो ये साफ है कि ये भूत प्रेत का मामला है। वैसे तो मैं भूत प्रेत में मानता नहीं हूँ, लेकिन कल जो मैंने देखा उसमें मेरा बेटा नहीं रहा, मेरी टीना। कुछ भी करो, लेकिन उसे बचाओ। आपने जिससे झूला खरीदा है, क्या ये वही है? हाँ, ये तो 10 दिन पहले ही मर चुका है। क्या? हाँ सर, यही माया का बाप है, जिसकी माया के साथ हत्या हुई थी। सर, माया की लाश भी इसी झूले पर पाई गई थी। बाप अंदर सोफे पर मरा हुआ मिला। मतलब रेपिस्ट ने पहले बाप को मारा, बाद में रेप करके झूले पर ही माया की हत्या कर दी। हत्यारे को मारकर इनका बदला तो पूरा हुआ, फिर भी इनके अंदर गुस्से की आग अभी तक शांत नहीं हुई। इसीलिए झूले के जरिए माया और उसका बाप बेकसूर नौजवानों को खौफनाक मौत दे रहे हैं। सर, ना जाने आज किसका नंबर आएगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं समझ चुका हूं और जानता हूं कि इन्हें अब कैसे रोकना है। रात होती है, बेहोश टीना जाग जाती है, दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाती है। किशन उसे रोकता है तो उसे धक्का देकर दूर फेंक देती है। बाहर आकर झूले पर बैठकर तेजी से झूला झुलाती है। झूला हवा में जाते ही अचानक टीना हवा में उठती है और धप करके जमीन पर गिर जाती है। जय किशन बाहर आकर देखता है और जमीन पर गिर जाता है। टीना की लाश से खून बह रहा है, झूला झूल रहा है और जय किशन मुस्कुरा रहा है। इधर इंस्पेक्टर एक तांत्रिक बाबा को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर ही रहा होता है, तभी अचानक उसका फोन बजता है। व्हाट? क्या हुआ? माया ने टीना को खत्म कर दिया।
और जय किशन घर से गायब है। हाईवे पर एक कार जा रही है जिसमें एक कपल बैठा है। बंगला तो ले लिया, लेकिन बेबी का क्या? बेबी बनाने के लिए बंगले में जाना पड़ेगा मेरी जान। मैं कार में तुम्हें बेबी नहीं दे सकता। नॉटी। अरे इतनी रात ये हाईवे पर कौन क्या बेच रहा है? गाड़ी रोककर दोनों उतरते हैं और उस आदमी के पास जाते हैं। क्या भाई, क्या बेच रहे हो? चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब, चूल्हा बेच रहा हूँ साहब। आखिरी बचा है, आखिरी बचा है। लेना है, लेना है।